हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 4 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन IAS अकेडमी टेलीग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हालांकि फ्रंट पेज में एक तो यहाँ पर स्टोरी कवर करी गई है। स्टोरी बेसिकली क्या है कि एक महिला है जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज के टाइम पे जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट पाकिस्तान के पास है या इलीगली उन्होंने जो ऑक्यूपाइड कर रखा है, उससे एक महिला इंडियन रीजन में आई और भारत में उसकी शादी हुई जम्मू एंड कश्मीर में। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2020 में, लेकिन बाद में चैलेंज किया गया और उनके इलेक्शन प्रोसेस को जो है कैंसिल कर दिया है। उसी स्टोरी को कवर किया गया है कि अपनी ही लैंड के अंदर, अपनी ज़मीन के अंदर इनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रही, या एक तरीके से इन जो एलिजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं समाप्त कर दिए। ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहले इन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है कि पहली बात तो ये है कि अगर आप पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा मानते हैं, जो कि हम सब के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरी कैंडिडेचर से प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने सवाल रेज किए। सेकेंड, यहाँ पर यह बताया गया है कि मान लेते एक महिला की शादी, चाहे वो किसी भी कंट्री किसी भी रीजन से हो, उसका इंडियन सिटीजन के साथ शादी होती है, तो उसकी सिटीजनशिप को लेकर जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होना चाहिए था। लेकिन वो सारी चीज़ों की वजह से इनके जो एरिया है या जो इनके इलेक्शन को चैलेंज किया गया था और रिजल्ट जो है पोस्टपोन कर दिए गए थे, और 2 साल के बाद यहाँ पर फिर से इलेक्शन हो रहे 5 दिसंबर 2022 को। यहाँ पर बेसिकली जो सिटीजनशिप के कानून है या फिर एक तरीके से इलेक्शन कैंडिडेचर इनका जो कैंसिल किया गया, उसी चीज़ को लेकर इन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि हाईली एजुकेटेड सक्सेसफुल वुमेन है, जिन्होंने सोशोलॉजी के अंदर जो है डिग्री हासिल करी है, मास्टर करी है उर्दू में कश्मीर से। और इसके अलावा यहाँ पर ये सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन की तरह भी है, क्योंकि ये एक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री में काफ़ी सक्सेसफुल है और ट्रेन करती है आसपास के किसानों को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो इशू है डेफिनेटली बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि जब भी हम इलेक्टोरल रोल्स के बारे में बात करते हैं या फिर सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, उनमें कई बार ऐसे प्रोविजंस है जो जिसपे कई सारे क्वेश्चन जो रेज होते हैं, तो उन्होंने भी एक तरीके से क्वेश्चन रेज किया इस प्रोसीजर को लेकर, राइट। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक टॉपिक डिस्कस किया गया है, वो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर आपने कभी बैंक में गए हो तो वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट ऐसे होता था, ड्राफ्ट बनाया जाता था कि इनडायरेक्टली आप पैसा जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है कि आप सीधा कैश में चंदा नहीं देंगे पॉलिटिकल पार्टी को, आप एक तरीके से बॉन्ड खरीद के उनको चंदा दे रहे हैं, और यही एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ये आपसे ही चंदा लेती हैं, आपके अगेंस्ट कुछ बोलेंगी, आपके आसपास चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बोलेगी, आप में इनमें से कोई सरकार बनाएगा और फिर आपके पैसे का मिसयूज़ भी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है। खैर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो स्टार्ट किया गया था ताकि इंश्योर की जा सके ट्रांसपेरेंसी को लेकर। 2018 में स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैश डोनेट ना करें और प्रॉपर एक तरीके से नज़र रहे कि जो लोग जो पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आए। इसको लेकर ये बताया गया कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में एक विंडो ओपन होती थी, बाद में अब ये लगभग 7 दिन के लिए नवंबर दिसंबर में भी ओपन कर दी गई है। हालांकि इससे पहले एक अमेंडमेंट किया गया था कि इलेक्शन के टाइम पे भी फंडिंग हो सकती है, उसमें दिक्कत नहीं है। ये इंश्योर किया जाएगा कि केवल स्टेट बैंक की जो 29 ब्रांचेज है उसके थ्रू ही पेमेंट की जाए। और बेसिकली प्रोसीजर यही है कि फंडिंग जो होती है पॉलिटिकल पार्टी को या डोनेशन जो होता है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि इसके अंदर एक प्रोविज़न है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसका सेक्शन 29A के अंदर जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होंगी और जिन्होंने जो लास्ट इलेक्शन होता है, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, उसमें 1% से कम जो है वोट नहीं हासिल होने चाहिए, 1% से ज़्यादा वोट उनको हासिल होने चाहिए, तभी जो है वो एलिजिबल होगी इस तरह की फंडिंग के लिए, राइट।
ये एक प्रोसीजर है कि सीरियस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग हो और उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो वोटर परसेंटेज गेन किया, तभी एक तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग हो सकती है, राइट। इसके अलावा अब आप लोगों के लिए एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2023 में, जिसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कई सारे सवाल हैं। पहला आपको ये बताना है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई बनती है तो उसके लिए बेसिकली क्या क्राइटेरिया है। सेकेंड, इस टाइम पे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। और सवाल इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो गुजरात के अंदर इलेक्शन लड़ रही है और अगर वो वहाँ पर कुछ सीटें गेन करती है तो उससे क्या होगा कि उसका स्टेट में एक तरीके से स्टेट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी। तो अब वो 4 राज्यों के अंदर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की दावेदारी अपनी मजबूत करेगी। फॉर एग्जांपल दिल्ली, पंजाब, गोवा और उसके बाद फिर गुजरात, राइट। इन राज्यों में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अगर वो दर्ज होती है तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी अपनी दावेदारी पेश करेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों के लिए को बताना है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की कंडीशंस क्या होती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। देश में इस टाइम पर कितनी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काउंट की जा रही है। इसके बाद सीधा पेज नंबर 6 पे हम लोग जाएंगे और पेज नंबर 6 पे एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिव्यांग कम्युनिटीज़ के लिए एक डिफरेंट या एक तरीके से इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री जो इन्होंने बनाई है और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन चुका है, पहला स्टेट बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट ये किया गया, इससे पहले आप देखेंगे सोशल जस्टिस और स्पेशल असिस्टेंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री आप देखेंगे सेंट्रल लेवल पर भी जनरली सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर ही ये काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी अनाउंसमेंट किया गया है कि भाई इसके लिए 2063 पोस्ट क्रिएट की जाएगी डिपार्टमेंट में। 1143 करोड़ रुपए का फंड जो इसके लिए रिलीज़ किया जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया कि 2.5 करोड़ लोगों को जो है बेनिफिट मिलेगा। इसमें चाहे एजुकेशन हो, जॉब्स हो, स्कॉलरशिप हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ट्रैवल फैसिलिटी हो या रिहेबिलिटेशन हो, इन सब में इनको बेनिफिट होने वाला है। इसके लिए फंड जो MLA फंड से भी जनरेट किया जाएगा, जिला परिषद, नगर परिषद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसके अलावा स्पेशल डिसेबल पार्क भी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिशमेंट किए जाएंगे। तो ये करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन चुका है और डिसेबल फ्रेंडली या दिव्यांग साथियों के लिए जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अनाउंसमेंट करी गई है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और सोशल जस्टिस का कंसेप्ट भी यही है कि आप एक तरीके से इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो या एक तरीके से चाहे वो किसी भी लेवल पर व्यक्ति हो। इसके अलावा एक फोटोग्राफ आपको नज़र आएगी। ये फोटोग्राफ एक तरीके से बफेलोज की रेस होती है और ये आपको कर्नाटका में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है कम्बाला, है ना। कुछ छोटी छोटी न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार मैचिंग में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन क्या है, इसके बारे में इस तरह के सवाल जो है वो होते हैं। जैसे जल्लीकट्टू होती है जो तमिलनाडु में आपको पॉपुलरली नज़र आएगा, इसी तरीके से कम्बाला जो है वो कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 7 पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है, जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वही कंटिन्यू करी गई है। इसके अलावा पेज नंबर 8 पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ ही इस पेज पे होती है। लेकिन एक चीज़ जो पॉलिटिकल न्यूज़ भले ही है लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इस बार का जो विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है 7 दिसंबर को और जो प्रमुख ओपोजिशन या मुख्य जो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, सेंटर के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग कई सारे इश्यूज़ को रेज करेंगे, जिसमें एक तो बॉर्डर इश्यूज़ है, इन्फ्लेशन है, कास्ट सेंसस, ये कुछ इश्यूज़ जो आपको देखने को मिलेंगे पार्लियामेंट के अंदर। और इन्फ्लेशन हो, इसके अलावा ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरफेरेंस जैसे जुडिशरी पर बार बार कमेंट करना, उसको लेकर क्वेश्चन रेज किए जाएंगे। चाइना के साथ सिचुएशन को लेकर हो, और भी बहुत सारे इश्यूज़ है जो पार्लियामेंट के अंदर रेज किए जाएंगे। देखो मेरा हमेशा ये मानना है कि जब भी आप पार्लियामेंट का सेशन देखते हैं, पार्लियामेंट में पक्ष और विपक्ष यानी जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है
या ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होती है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं उनके प्रॉपर जवाब दे, और ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसमें बिना हाउस को डिसरप्ट किए आप उन सवालों को पूछे और उनके जवाब भी सुने, राइट। दोनों को कोऑर्डिनेशन करना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेशन जितना इम्पोर्टेंट है उतना कॉस्टली भी है। इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है, और जब अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है तो मेक श्योर कि जो भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी हो, ओपोजिशन हो या न्यूट्रल भी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउस को जो है कोऑर्डिनेशन के साथ चला। ये केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें दोनों पक्षों की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होने वाली है, राइट। इसके बाद पेज नंबर 9 पे एक इंटरव्यू टाइप में दिया गया है हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव साहब, इनका कि इन्होंने हायर पेंशन कंट्रीब्यूशन को लेकर लीगल, फाइनेंशियल, एक्चुरियल, लॉजिस्टिक इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी है। तो इसके बारे में आप ज़रूर एक बार इंटरव्यू टाइप में, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको एक बार देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 17th एशियन और पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सिंगापुर में दिसंबर 5 से 9 के बीच में, अभी जो चल रही होगी अभी। तो उस दौरान इनसे कई सारे सवाल, उससे पहले, उस मीटिंग से पहले इनसे कई सारे सवाल पूछे गए, तो उनके जवाब इन्होंने दिए हैं, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 10 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल ईरान जो कंटिन्यू न्यूज़ में है, और ईरान में हिजाब लॉ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि रिसेंट में एक महिला की जो डेथ हुई थी उसमें एलिगेशन लगा था कि उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने हिजाब प्रॉपर्ली नहीं पहना था। तो यहाँ के जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि हम लोग इसको अंडर रिव्यू कर रहे हैं, यानी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसके बाद इसमें मे भी कुछ चीज़ें जो बदल सके, क्योंकि लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है जब ईरान में कंटिन्यू प्रोटेस्ट है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि पार्लियामेंट की जो कल्चरल कमीशन है वो आने वाले 1 या 2 वीक में इसकी रिपोर्ट जो वो पब्लिश करने वाली है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ बने हैं इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता तो उसको हम सेव करने के लिए बिल्कुल रेडी है। खैर ये मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो पहली बात तो ये वहाँ की जो एजेंसीज़ है, जो सीक्रेट एजेंसी वहाँ के प्रमुख रह चुके हैं या उनमें काम कर चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो कई बार इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन इंश्योर कर किसी भी वॉर को लड़ने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रेवेन्यू, पैसा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आज के टाइम पे दुनिया की अगर आप डिफेंस पावर की बात करेंगे तो रशिया डिफेंस में किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए जो पैसा चाहिए वो शायद नहीं है रशिया के पास। रशियन इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, इसीलिए एक छोटी सी कंट्री यूक्रेन जो है उसको डिफीट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई, और इवन बहुत सारा एरिया जो कैप्चर किया था यूक्रेन ने रिकैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर हमेशा बोलता हूँ कि $7.5 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, उनमें से अभी $3 बिलियन तो सऊदी अरेबिया ने इनको ग्रांट करा है। इसके अलावा इनको अगले वीक $1 बिलियन पे करना है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्टेटमेंट होती है कि हम पूरी तरीके से युद्ध लड़ेंगे, वो करेंगे, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन दोनों कंट्री पहली बात तो क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर गलती से पाकिस्तान वॉर करता है तो फाइनेंशियली उसको स्टेबल होने में 50-60 साल लगेंगे, ये इंश्योर है। और मैं जब इनके मिनिस्टर जो है आपने कई बार देखा होगा इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, यानी आपको प्रॉपर जो मिसाइल चाहिए, आई थिंक इनकी जो मिसाइल की जो रेंज है, शाहीन है या बाबर है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, अराउंड 2700 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ हमारी अग्नि सेकंड की रेंज पहुँच जाती है। और अगर हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, अग्नि 5 5,500 की रेंज है, तो पाकिस्तान को 3 बार ट्रैवल करके आ जाएगी, दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें बोलने में बहुत आसान लगता है, बहुत प्रैक्टिकल है जनता खुश करने के लिए, लेकिन आप ग्राउंड में देखेंगे तो इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से। हाँ, चाइना इनको इंडायरेक्टली सपोर्ट करे या वो सारी चीज़ें, वो एक अलग इशू है, लेकिन चाइना खुद अभी स्ट्रगल कर रहा है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। चाइना कितना अपने आप में इंटरनली कितना ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग हुआ,
श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। जब हम इकोनॉमी के बारे में बात, एशिया की लगभग इकोनॉमी जो है ना, खासकर साउथ एशिया की, वो स्ट्रगल कर रही है फॉरेक्स रिजर्व की वजह से। चाहे वो पाकिस्तान हो, $7.5 बिलियन के आसपास, श्रीलंका तो खुद एक क्राइसिस के अंदर है। बांग्लादेश ने भी रिक्वेस्ट करी आईएमएफ से, आई थिंक उनको आईएमएफ ने लोन भी प्रोवाइड किया। नेपाल भी स्ट्रगल कर रहा है। खैर भूटान एक अलग कंट्री, अपने आप में खुश रहते हैं। यहाँ पर बात की गई है श्रीलंका के तमिल एमपी के द्वारा। पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमें दोस्त मानते हैं ना, तो ये जो लोन आपने दे रखा उसको राइट ऑफ कर दे, या इसको एटलीस्ट रीस्ट्रक्चर कर दे, है ना। आप हमें दोस्त की तरह कंसिडर करते हैं तो आप इंश्योर करें कि या तो ये लोन को आप समाप्त कर दें, राइट ऑफ कर दें, या फिर इसमें रीस्ट्रक्चर कर दें। देखो यहाँ पर श्रीलंका के जो ओपोजिशन लेजिस्लेटर है, उन्होंने ये कहा कि अगर श्रीलंका चाइना ऐसा नहीं करता है तो हम आने वाले टाइम में इंश्योर करेंगे कि जैसे गोटा गो होम कैंपेन चला था गोटबाया राजपक्षे के अगेंस्ट, इसी तरीके से चाइना गो होम जो है कैंपेन भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ के जो ये एमपी है ये अपने आप में ट्राईलिंगुअल है, यानी इंग्लिश, तमिल और सिंहली तीनों लैंग्वेज इनको अच्छे से आती है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे क्वेश्चन रेज करे हैं कि जहाँ तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैकेज देता है उसमें ये भी इंश्योर किया जाता है कि जिन कंट्री ने श्रीलंका को लोन दे रखा है उनकी क्या पोजीशन है इस पूरे सिनेरियो में। $7.5 बिलियन का लोन जो है वो चाइना से श्रीलंका ने ले रखा है। $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना की, तो आप क्यों नहीं हमें हेल्प कर देते, या तो राइट ऑफ कर दीजिए या फिर रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो चाइना ने इसके बाद स्टेटमेंट दिया कि कोविड-19 में हमने आपकी बहुत हेल्प करी है, लेकिन एक्चुअल में जब श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा था उसके बाद से श्रीलंका की कोई हेल्प इतनी नहीं हुई है। श्रीलंका अगर आप देखेंगे जनरली चाइना को प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू मालदीव। मालदीव की जो इस टाइम पे गवर्नमेंट है वो इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करती है, लेकिन श्रीलंका जो है वो जनरली चाइना को पहली प्रेफरेंस के अंदर रखता है। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि चाइना के डेट ट्रैप में जो कंट्री आती है उसमें श्रीलंका भी एक आती है, यानी इनको इतना लोन दिया गया, ये खुद एक डेट ट्रैप, कर्ज के बाहर में एक तरीके से डूब चुकी है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि हमने श्रीलंका को 80% वैक्सीन दी, इसके अलावा और ज़्यादा ग्रांट हमने प्रोवाइड किया। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो तेज़ी से भाग के भी यहाँ से गए। इंडिया ने $4 बिलियन की असिस्टेंट प्रोवाइड करी, इसके अलावा डॉलर स्टेप करेंसी है, बहुत सारी चीज़ें हमने इनको प्रोवाइड करी है, लेकिन फिर भी ये श्रीलंका को ज़्यादा चाइना को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा चाइना के डेट ट्रैप में ये एक तरीके से इंडायरेक्टली फंसे हुए हैं, अच्छा खासा लोन चाइना इनसे मांगता है। भारत और जापान ने बहुत यहाँ पर हेल्प करी है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ क्वेश्चन रेज किए कि या तो चाइना मदद करे या फिर अपने घर जाए, दो ही चीज़ें हैं आपके पास है, राइट। श्रीलंका हो, आईएमएफ हो, इसके अलावा आईएमएफ के जितने भी प्रोविजंस हो, ये सारे के सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंट है, राइट। तो इसको लेकर सवाल चाहे ब्रीफ में ही क्यों ना हो, लेकिन इसको लेकर सवाल जो है वो हो सकते हैं। यूके यूएस के जो एनवोई है वो अफ़गानिस्तान को लेकर जो है वो इंडिया में डिस्कस कर सकते हैं। क्या एक तरीके से चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस करी है, अफ़गानिस्तान को लेकर किस तरह की पॉलिसी वेस्टर्न कंट्री फॉलो कर रही है उसको लेकर, राइट। इसके बाद पेज नंबर 11 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेज होता है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखेंगे। पहला, यहाँ पर सोमालिया एक कंट्री है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में, उसके बारे में डिस्कस किया गया थोड़ा सा। यहाँ पर ये बताया गया कि एक मेट्रोइट है या उल्का पिंड जिसको बोलते हैं, वहाँ पर कई सारे मिनरल्स देखे गए। आयरन बेज ये एक तरीके सोमालिया में गिरी है और इसमें कई सारे मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया। इसमें से एक है एला लाइट करके, राइट, ये एक मिनरल्स इसमें देखने को मिला। इसके अलावा जब भी आप देखेंगे, जब भी इस तरह के मिशंस के बारे में न्यूज़ में आता है या फिर इस तरह की कंट्री न्यूज़ में आती है तो वो ज्योग्राफिकली ज़रूर आप लोकेट करेंगे। सोमालिया का मैं मैप यहाँ पर ओपन करने वाला था लेकिन बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में आपको सोमालिया नज़र आएगा, उसके वेस्ट में आपको इथोपिया, इसके नॉर्थ में आपको जिबूती और इसके साउथ में आपको कीनिया नज़र आएगा, राइट। ये 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करेगा। इसके अलावा गल्फ ऑफ अदान आपको देखने को मिलेगा।
इसके ठीक ईस्टर्न साइड में अरेबियन सी वाला जो पार्ट है वो आपको नज़र आएगा। अब आप लोगों के लिए सवाल है, जब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बारे में बात कर रहे हैं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यही एरिया जो हम सोमालिया वाला डिस्कस कर रहे हैं, यही एरिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में भी जाना जाता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है, उनके आपको नाम नीचे कमेंट करने हैं। और जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ज़रूर नीचे कमेंट करिए। इसके बाद एक स्टडी के बारे में बताया गया है और ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और जनरली भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया कि हम अपनी जो फूड हैबिट है उसके अंदर अगर साल्ट के इंटेक को यानी नमक के इंटेक को थोड़ा कम कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं। यहाँ पर एक स्टडी बताई गई कि जहाँ जहाँ साल्ट के या नमक के इस्तेमाल के कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि हार्ट अटैक ज़्यादा हो, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, इस तरह की चीज़ें होती है, या कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो आपको देखने को मिलेगी। और अलग अलग कंट्री में स्टडी करेगी जिसमें के अंदर बताया गया कि जो हार्ट अटैक है या इस पीरियड के अंदर जहाँ पर साल्ट इंटेक ज़्यादा, वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा डैश डाइट को प्रमोट किया जाए। डैश का मतलब है डाइट्री अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन जैसी चीज़ों को रोकने के लिए हमें डाइट्री ये चीज़ें इंडिकेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा डैश डाइट के अंदर जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल, जीन मीट, पोल्ट्री, नट्स, होल ग्रेन और ये सारी चीज़ें होगी जिसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर और सैचुरेटेड फैट जो है उसको कम किया जा सके। WHO 5 ग्राम तक पर डे जो है वो अप्रूव करता है। लेकिन जिस तरीके से फूड हैबिट है, जैसे स्कूल और कॉलेज में जो चेन्नई के स्टूडेंट्स की डेटा इंडिकेशन किया गया 10% तक जो है वो डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाइपरटेंशन के केसेस इंक्रीज, क्योंकि 10 ग्राम पर डे तक वो इनटेक कर रहे हैं। तो आप अपने फूड हैबिट से एक तरीके से साल्ट को कम करिए। कई बार क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे अचार को बड़ा फेवरेट कंसिडर किया जाता है, मॉर्निंग डाइट का एक हिस्सा माना गया है, तो वो भी अगर आप डेली खाते हैं तो उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें सोडियम कंटेंट होता है, 1 ग्राम सोडियम जो है वो 2.5 ग्राम साल्ट के इक्वलेंट होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो लोग खासकर जंक फूड, बर्गर, चाउमीन, इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं और जो रेगुलर बेसिस पर खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। और अभी आपको लगेगा कि ये केवल मजाक है, नहीं, इससे डेफिनेटली डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। और क्योंकि दूसरा एक वो होता है ना, जब भी आप इनटेक करते हैं उसमें केवल साल्ट का नहीं है, उसमें जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वो इतना ब्लैक ऑयल लगता है कि जैसे बाइक के अंदर जब आप सर्विस करवाने जाते हैं तो वो ब्लैक ऑयल निकलता है, उसको रीफिलिंग करवाने से पहले उस तरह का ऑयल वो हो जाता है। उस पर ज़रूर आप ध्यान दें और कोशिश करिए कि रिड्यूस करें अपनी इस तरह की जंक फूड को खाने की हैबिट को। इसके अलावा इसके ठीक नीचे चाइना के बारे में एक पॉलिसी है। चाइना के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो है जीरो कोविड स्ट्रेटजी। चाइना की ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी रही है। जीरो कोविड स्ट्रेटजी का मतलब है आदमी कुछ भी हो जाए, कोरोना जो है देश में नहीं फैलना चाहिए। लेकिन ये पॉलिसी अब चाइना के लिए दिक्कत खड़ी कर रही है। पहली बात तो जीरो कोविड स्ट्रेटजी की वजह से हुआ क्या कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वो बहुत ही कम होगी। सेकंड, यहाँ पर अभी काफ़ी इंटेंस प्रोटेस्ट चाइना में देखने को मिले। उन सब की वजह से चाइना जो है एक तरीके से बैक स्ट्रेटजी में आ गया है और उसने अब कोशिश कर रहा है कि उसको स्ट्रेटजी को ख़त्म किया जाए। लेकिन अब दिक्कत और हो गई है। मान लेते हैं कि जीरो कोविड स्ट्रेटजी को ये समाप्त कर देते हैं तो इसमें जो इन्फेक्शियस वेरिएंट है वो आपको नज़र आ सकते हैं। क्यों? देखो, चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी को तो फॉलो किया गया, लेकिन मैसिव वैक्सीनेशन पर काम नहीं किया गया। जो इनकी वैक्सीन थी, जो 2 लोकल लेवल पर बनाई थी, उनकी एफिकेसी बहुत कम है ना। दूसरा, आप जो अलग अलग कंट्री में देखेंगे अलग अलग वेव्स आई है, जिसकी वजह से नेचुरली इन्फेक्ट जो लोग हुए और वैक्सीनेशन, तो वो हाइब्रिड एक तरीके से उनके हाइब्रिड कैपेसिटी जनरेट हुई कि वो वायरस से फाइट करने की कैपेसिटी में है। लेकिन यहाँ पर केवल एक वेव आई है और जैसे सेकेंड आई तो बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो चाइना ने वैक्सीनेशन कवरेज और इफेक्टिव वैक्सीन के बजाय फोर्सफुली लोगों को बंद करके रखा है। तो इसीलिए बताया गया है कि जो हरेस लॉकडाउन है, मास टेस्टिंग है,
आइसोलेशन लोगों को रख करके रखा, ये सारी चीज़ें चाइना के लिए अब खतरनाक साबित हो रही है और ये पूरी दुनिया के लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि चाइना, जब मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सप्लाई चेन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स भी है। अगर चाइना में कोविड-19 वेरिएंट तेज़ी से स्प्रेड किया तो पूरी दुनिया के लिए फिर से खतरा पैदा होगा। और सेकंड, चाइना में इस वायरस के स्प्रेड से कई सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है और फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, राइट। इसके बाद पेज नंबर 12 है। पेज नंबर 12 जो होता है FAQ या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो एक पेज आज आपको पढ़ना है। मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, रिपीट कर रहा हूँ, और इस पर आप पेज नंबर 12 अब खोलेंगे तो इसमें इम्पोर्टेंट जो स्पीसीज़ दी गई है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे राइनो और एलिफेंट के जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है, क्या ये सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के मन में, जो फ्रेशर उनके मन में आएगा कि हम हाथी, घोड़े, गधे इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन यही हाथी, घोड़े, गधे अगर आपको 1 या 2 नंबर का जंप करवा पाए तो डेफिनेटली एक गेम चेंजर होंगे। 1 नंबर का तो नहीं होगा, सीधा 2 ही नंबर का होगा। 2 नंबर का अगर जंप करवा पाए तो आपकी जो सिलेक्शन रेट है या प्री क्वालिफाइंग की जो रेट है वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है। हाँ, मेंस के अंदर भी सवाल आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और 1 नंबर कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी रैंक की दशा और दिशा दोनों बदलने की काबिलियत रखता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हर एक क्वेश्चन को, हर एक नंबर को बहुत सीरियस लीजिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम आपकी है, UPSC की प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहाँ पर राइनो और एलिफेंट कंजर्वेशन के बारे में है, चीता और टाइगर के बारे में बताया गया, जो बिग कैट्स जिसको बोला जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो प्रोटेक्ट करने को लेकर है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इस टाइम पे, क्योंकि जो हाई टेंशन वायर, इसके बारे में थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा भी था कि जो गुजरात और राजस्थान वाली बेल्ट में पावर ट्रांसमिशन की वजह से क्या इस स्पीसीज़ की, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, उसके ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और क्या हमें, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था, इस तरह का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये तीनों चीज़ें मैं आज आप लोगों के लिए एक टास्क की तरह इनको छोड़ के जा रहा हूँ और आपको पढ़नी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये नुकसान आपको पर्सनल करेगा, यानी मुझे पर्सनली इम्पैक्ट नहीं करने वाला, आपको सेल्फ रीडिंग की थोड़ी हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। इसके बाद पेज नंबर 14 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया कि टेलीकॉम सेक्टर में जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं, जिसमें चाइनीज़ इंपोर्ट के ऊपर प्रॉपर नज़र रखी जाएगी। आने वाले टाइम में इंश्योर किया जाएगा कि दुनिया में टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर के रूप में इंडिया एक हब की तरह डेवलपमेंट हो, और इसको लेकर जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स है उन पर नज़र रखी जाए। क्योंकि चाइना के जो इंपोर्ट या इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर कई सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी जो है कहीं ना कहीं पोज करता है, तो इसलिए इसके ऊपर प्रॉपर नज़र रखी जाती है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया, फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में, और इसको लेकर फार्मा एक्सेल ने कहा कि जो फार्मा सेक्टर है ये आने वाले टाइम में $130 बिलियन के आसपास हो जाएगा 2030 में, अगर 12% की ग्रोथ रेट के साथ ये आगे बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गवर्नमेंट को एक ऐसा इकोसिस्टम इनोवेशन के लिए जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें ड्रग्स की डिस्कवरी हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी पर काम किया जा सके। आज के टाइम पे $50 बिलियन की इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री, जिसमें से $25 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट को के लिए है। और आने वाले टाइम में अगर 2030 में अगर हम बात करें तो $130 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, जिसमें से 60% हम लोग एक्सपोर्ट करने पर का काम करेंगे। इसके अलावा इन्होंने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से कि हमें एक सेपरेट मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है जो एंकरेज करे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को और चाइनीज़ इंपोर्ट्स को कम मिनिमाइज करने की कोशिश करे। इसके अलावा IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया जाए, और इंडिया का फार्मास्यूटिकल हब जो है वो दुनिया में लीड करे या लीडिंग इंडस्ट्री हो, इसको लेकर हमें अभी से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जब भी फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात होती है तो एक मटेरियल आता है API करके, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हम अभी भी बड़ी संख्या में चाइना से इंपोर्ट करते हैं। यानी जो आप देखेंगे दवाइयाँ बनती है उसमें जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, खासकर टेबलेट्स के अंदर, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, जो अभी भी हम बड़ी संख्या में चाइना से इंपोर्ट करते हैं ना। इसके अलावा इसके ठीक बैक में जो प्रोफाइल वाला एक पेज आता है,
ये वाला भी एक बार है ना आप हल्के हल्का देख लेना ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कभी कभी न्यूज़ में रहती है उस तरह की स्टोरी टाइप में आप पढ़ लेना, इसको ये काम आ सकती है। रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर करें, ये क्वेश्चन आपको 2023 में हेल्प करने वाले हैं और जब आप एग्ज़ाम देंगे तब इन चीज़ों का आप फील करेंगे कि हर एक क्वेश्चन की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, राइट। इसके साथ आज के इस द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस को यहीं पर हम लोग कंक्लूड करेंगे। थैंक यू ऑल, जय हिंद।